हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएक्स मॉन्क साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैलेंजेस एंड इश्यूज इन एजिंग प्रोसेस, अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एज और ओल्ड एज। ये चैप्टर जो है इसको हम कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे अर्ली एडल्टहुड के करियर चैलेंजेस, रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स और इंडिपेंडेंस से रिलेटेड इश्यूज, मिडिल एज के पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हेल्थ इश्यूज और मिड लाइफ क्राइसिस, और ओल्ड एज के रिटायरमेंट, हेल्थ डिक्लाइन और सोशल आइसोलेशन की टॉपिक्स को हम समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और ये चैप्टर जो है इस पूरे बुक का लास्ट चैप्टर यानी लाइफ स्पैन साइकोलॉजी का लास्ट चैप्टर हम लोग आज कवर करेंगे। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट है लाइफ स्पैन साइकोलॉजी, सब्जेक्ट कोड है MPC 002 और आज हम पढ़ेंगे इसका ब्लॉक 4 का यूनिट 4 जो कि लास्ट यूनिट है। तो इसके सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे जिसमें हम चैलेंजेस एंड इश्यूज इन एजिंग प्रोसेस इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि जब कोई भी इंसान एज हो रहा होता है, उम्र जैसे बढ़ रही होती है, तो उस समय कौन कौन से चैलेंजेस और इश्यूज आते हैं, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले हम एजिंग प्रोसेस को समझते हैं एक स्टोरी के थ्रू। तो एक कहानी के रूप में इसको समझेंगे तो हमें समझने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो एक बार एक बच्चा था, छोटा बच्चा, जो अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर रहा था। हर दिन उसके शरीर में नए सेल्स बनते और पुराने सेल्स डेड हो रहे थे। ये प्रोसेस इन्फेंसी यानी बचपन से लेकर प्यूबर्टी, टॉडलर ईयर्स, फिर उसके एडोलेसेंस यानी किशोरा अवस्था तक चलते रहे। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके शरीर में कई बदलाव आने लगे जो एडल्टहुड तक चलते रहे। जब वो एडल्टहुड में आया तो देखा कि उसके जीन्स यानी जेनेटिक्स का असर उसके शरीर पर पड़ रहा है। कभी उसका शेप चेंज होता, कभी बाल सफ़ेद होने लगते। ये नेचुरल था क्योंकि एजिंग का ये एक हिस्सा था। उसके फ्रेंड्स के भी बाल सफ़ेद होने लगे थे। कुछ लोगों को चश्मे की ज़रूरत पड़ने लगी थी और कुछ को सुनाई कम देना शुरू हो गया था। लेकिन ये सब नॉर्मल था और 50 साल के बाद भी वो लोग अपने आप को हेल्दी और वाइटल महसूस करते थे। उसने समझा कि एजिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक भी है। हर इंसान का एजिंग का एक्सपीरियंस अलग होता है। ये उनके जीन्स और उनके आसपास के इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों के फैमिली में जीन्स स्ट्रांग होते हैं जिससे उनका एजिंग प्रोसेस स्लो होता है, और कुछ लोग अपने डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू अपने शरीर को फिट रखने की कोशिश करते हैं। हेल्दी खाना और रेगुलर एक्सरसाइज उनको एजिंग के इफ़ेक्ट्स को स्लो करने में मदद करता है। ये उस बच्चे को समझ में आया कि कैसे उसका वंश यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट उसके हेल्थ पर असर डालते हैं। उसने देखा कि जो महिलाएं हैं अपने लुक्स को लेकर चिंतित थीं और उन्हें एजिंग को लेकर अलग अलग चैलेंजेस फेस करना पड़ता था। लेकिन एक पॉजिटिव सोच उन्हें ग्रेसफुली एज करने में मदद करती थी। दूसरी तरफ कई जो पुरुष थे यानी मेल थे, एजिंग को वाइटलिटी और फंक्शन लॉस से जोड़ते थे और अक्सर अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करते थे। जैसे जैसे वो लड़का मिडिल एडल्टहुड में आया, उसने देखा कि लोग अपनी शादियों में या तो खुश थे या फिर कुछ लोग कोहैबिटेशन यानी शादी के बिना साथ रहने की ट्रायल कर रहे थे। और जब वो और ज़्यादा बूढ़ा होने लगा तो एल्डर केयर के बारे में जानने लगा। एल्डर केयर उन लोगों के लिए थी जो बहुत वीक हो चुके थे और जिनको मील्स, पर्सनल केयर और सोशलाइजेशन जैसे सर्विसेज की ज़रूरत थी। उसने देखा कि जैसे जैसे हम बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं, सेल्स का फंक्शन स्लो हो जाता है, नए सेल्स कम बनते हैं और जो सेल्स बनते हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स होने की संभावना होती है, यानी उनमें भी प्रॉब्लम्स होने लगती है। इस वजह से इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है और बीमारियों का रिस्क बढ़ने लगता है। लेकिन एक बात जो उसने अपनी ज़िंदगी के सफ़र में सीखी थी वो ये थी कि एक बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकती है। और ये कहानी बस उस लड़के की नहीं थी, ये हम सभी की कहानी थी। हम सबको अपनी लाइफ में एजिंग का सामना करना पड़ता है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है और हम अपने विचार, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल के थ्रू इसको ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं। तो ये था एक एग्जाम्पल एक छोटे बच्चे की जर्नी का, जिसके थ्रू हमने समझा कि एक एजिंग प्रोसेस किस तरीके से होता है और क्या होता है। अब अगला टॉपिक है एजिंग प्रोसेस इन वुमेन।
ज़्यादातर वुमेन अपने लुक्स को इम्पोर्टेंट समझती हैं और जब फिजिकल साइंस ऑफ एजिंग जैसे रिंकल्स और ग्रे हेयर आते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी डिस्ट्रेसिंग परेशानी वाला हो सकता है। इसका इमोशनल इम्पैक्ट क्या होता है? वुमेन ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इस वजह से उनके लिए साइकोलॉजिकल चेंजेस को मैनेज करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिजिकल चेंजेस क्या-क्या आते हैं वुमेन के इस टाइम ड्यूरेशन में? सबसे पहले मेनोपॉज़। ये एक ऐसा स्टेज है जो वुमेन के लाइफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, प्री मेनोपॉज़ल और पोस्ट मेनोपॉज़ल। हार्मोनल चेंज की वजह से कई प्रॉब्लम्स जैसे मूड स्विंग्स और फटीग यानी थकान भी होती है उनको इस एज में मेनोपॉज़ के साथ-साथ। बोन एंड मसल चेंजेस, बोन मास कम होने से ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है वुमेन में। रिंकल्स आना और स्किन का डल हो जाना नॉर्मल है इस टाइम पे। इम्यून सिस्टम डिक्लाइन होता है, एंटीबॉडीज़ कम बनते हैं जिससे वुमेन ज़्यादा बीमारियों के लिए वल्नरेबल हो जाती है, उनको जल्दी से बीमारियां लग सकती हैं इस ड्यूरेशन में। साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं वुमेन्स में इस एज ड्यूरेशन में? सबसे पहले हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है जिसके बाद क्या होता है, मेनोपॉज के टाइम पर मूड स्विंग्स और इमोशनल इनसिक्योरिटी कॉमन होता है। फर्टिलिटी और डिप्रेशन, फर्टिलिटी लॉस से वुमेन डिप्रेस्ड फील कर सकती हैं और अपने अट्रैक्टिवनेस के बारे में कंसर्न हो जाती हैं। और कुछ वुमेन इस टाइम को अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स को परस्यू करने का एक मौका समझती हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढती हैं ग्रोथ का। सोशल चैलेंजेस क्या होते हैं वुमेन की लाइफ में? अगर हेल्थ और एटीट्यूड अच्छा हो तो वुमेन एक्टिव सोशल लाइफ इंजॉय कर सकती हैं, वरना कुछ लोग सोशल इंटरेक्शन से विथड्रॉ कर जाती हैं इस टाइम पे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होता है, कई वुमेन फाइनेंशियली स्टेबल होती हैं और जिससे उन्हें पर्सनल एंजॉयमेंट का मौका मिलता है, लेकिन कुछ वुमेन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती हैं और उनको डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है इसका, कि एजिंग एक नेचुरल और अनअवॉइडेबल प्रोसेस है, यानी इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता और ये नेचुरल है। अगर पॉजिटिव आउटलुक हो तो वुमेन अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हैं, भले ही वो एज हो रही हो और उनके चैलेंजेस भी आ रहे हों, लेकिन वो ग्रेसफुली उसको एंजॉय कर सकती हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे और इजीली ये समझ में आ जाएगा। एजिंग प्रोसेस में वुमेन को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे रीमा एक लेडी है जो 55 साल की हैं, उसे अपने लुक्स को लेकर परेशानी होती है क्योंकि उसके चेहरे पर रिंकल्स और बालों में सफ़ेदी आ गई है। ये चेंजेस उसे इमोशनल डिस्ट्रेस देते हैं, जैसे मूड स्विंग्स और इनसिक्योरिटी। मेनोपॉज से उसकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है, जैसे बोन मास का घटना जो ओस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ाता है। रीमा स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करती है और हेल्दी डाइट फॉलो करती है ताकि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। सोशल लाइफ में वो अपने दोस्तों से जुड़ी नहीं रहती है, बल्कि बुक क्लब्स ज्वाइन करती है और ट्रैवल के लिए पैसे बचा रही है। ओवरऑल रीमा समझती है कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो अपने लाइफ को एंजॉय करती है और नए मौके का फ़ायदा उठाती है। अब देखते हैं एजिंग प्रोसेस इन मेन। मेन में कैसे एजिंग प्रोसेस होता है? कई बार मेन जो है एजिंग को फिजिकल और मेंटल फंक्शन के लॉज के साथ जोड़ते हैं। मतलब वो ये समझते हैं कि जैसे जैसे हम एज होते हैं हमारा फिजिकल और मेंटल फंक्शन कमज़ोर होता है, जिससे वो हेल्थ इश्यूज़ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो नेचुरल है और वो हेल्थ इश्यूज़ को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं? मिडिल एज्ड मैन में वेट गेन होना कॉमन है, जो फैट एक्यूमुलेशन और कम एक्सरसाइज की वजह से होता है। हेल्थ मेंटेन करने के लिए हाई फाइबर डाइट, लो सैचुरेटेड फैट्स और न्यूट्रिएंट्स से रिच खाना ज़रूरी है। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल से कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। मॉडरेट एक्सरसाइज से हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है और ओबेसिटी, डायबिटीज़ और ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क जो हैं वो कम होते हैं। अब देखते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। जैसे जैसे एज बढ़ती है अल्जाइमर्स डिजीज़ और डिमेंशिया जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है। सपोर्टिव न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे जिंको बिलोबा और डीएचए, ये फिश ऑयल से मेंटल फंक्शन इंप्रूव करने में मदद करते हैं। जिंको ब्रेन में सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। जिंको बिलोबा एक पेड़ का एक्सट्रैक्ट है जो ब्रेन सर्कुलेशन और मेमोरी इंप्रूव करता है। एल्जाइमर्स और डिमेंशिया से बचने में मदद करता है। डीएचए क्या है? एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो फिश ऑयल में मिलता है। ये ब्रेन फंक्शन और मेमोरी के लिए ज़रूरी है और दिमागी हेल्थ को सपोर्ट करता है। हार्ट हेल्थ में क्या होता है? मेंस में हार्ट डिजीज़ में मेन के लिए एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, यानी मेंस में हार्ट डिजीज़ ज़्यादा देखा जाता है।
प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? हाई फाइबर डाइट, लो फैट मीट्स, डेली एक्सरसाइज और स्ट्रेस को कम करना हार्ट हेल्थ के लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद है प्रोस्टेट हेल्थ। 40 साल के होने पर काफ़ी जो मेल्स हैं उनको बेंजिन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया यानी बीपीएच होता है, जिससे प्रोस्टेट बढ़ जाता है। हर्बल एक्सट्रैक्ट जैसे सौ पलेमेटो और नेटल इसके सिम्टम्स को मैनेज करने में मदद करते हैं। स्केलेटल हेल्थ यानी हड्डियों की जो हेल्थ है, पुरानी चोटों की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है और उम्र बढ़ने पर कनेक्टिव टिश्यूज़ के रिपेयर की जो एबिलिटी होती है वो घट जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर फीमेल में होता है, लेकिन मेल को भी इसे सामना करना पड़ सकता है। हर 6 में से एक मेल को हिप फ्रैक्चर होता है। तो कंक्लूजन क्या है इन सब बातों का कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है और इसका मतलब ये नहीं कि वाइटलिटी ख़त्म हो गई है। हेल्दी हैबिट्स और कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट से 40 से ऊपर के जो मेल हैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एजिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस इन अर्ली एडल्टहुड, यानी 20 से लेकर 40 साल में कैसे चैलेंजेस और इश्यूज आते हैं एजिंग में। एक बार जब हम अपनी 20s में कदम रखते हैं तो ये समय एक वाइब्रेंट और एक्साइटिंग फेज होता है। इस दौर में हमारी ज़िंदगी दोस्ती, रोमांस और करियर के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश में होती है। लेकिन ये समय कुछ फिजिकल चेंजेस भी लेकर आता है और कई चैलेंजेस से भरा होता है। इंटीमेसी एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट, ये क्या होता है? तो इस दौर में हमारे लिए इंटीमेसी और पर्सनल ग्रोथ एक दूसरे से जुड़ी होती है। जब एक नया बच्चा घर आता है तो परिवार के मेंबर्स और उनके सोशल इन्वायरमेंट के बीच एक नया एडेप्टेशन प्रोसेस जो है शुरू होता है। हमारे चाइल्डहुड के दोस्ती और रिलेशनशिप्स आगे की कनेक्शंस को शेप करते हैं, जहां हमें अपने बिहेवियर को दूसरों के स्टाइल के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। इसमें मैच्योरिटी भी आती है। अब हमें एडोलेसेंस से एडल्टहुड की तरफ ट्रांजिशन करना होता है। इसमें हमारी इमोशनल और सेक्सुअल नीड्स को समझना और पेरेंट्स की अथॉरिटी से दूर जाना शामिल होता है। अपने कैरेक्टर और डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मैच्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें फ्रेंडशिप्स भी होती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं दोस्तों का इन्फ्लुएंस और भी बढ़ जाता है। हमें ऐसे फ्रेंडशिप की तलाश कर रहती है जो हमें नए इमोशनल और फिजिकल चेंजेस से निकालने में या निकलने में मदद करते हैं। इंटीमेट फ्रेंडशिप्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां सेल्फ डिस्कवरी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसमें शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और डिस्कशंस शामिल होते हैं। इसमें हमारे मल्टीपल सेल्फ्स भी होते हैं। लेट एडोलेसेंस में हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमारे पास मल्टीपल सेल्फ्स हैं। हमारी पर्सनैलिटी सिचुएशन के हिसाब से शिफ्ट होती रहती है। इस स्टेज में एक कोहेसिव सेल्फ नैरेटिव बनाना ज़रूरी होता है जो कंटिन्यूटी का एहसास दिलाता है। यानी कभी हमें लगता है कि हम कुछ और हैं और कभी हमें लगता है हम कुछ और हैं। अर्ली एडल्टहुड में दोस्ती और रोमांटिक रिलेशनशिप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये कमिटमेंट, डेप्थ और इंडिविजुअल आइडेंटिटी डेवलप करने में मदद करते हैं। कंक्लूजन क्या है इन सब बातों का? तो अर्ली एडल्टहुड में जो रिलेशनशिप्स और एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारी आइडेंटिटी को शेप करते हैं और ज़िंदगी के चेंजेस को अडेप्ट करने की एबिलिटी को सुधारते हैं। ये एक ऐसा समय है जहां हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एजिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस इन मिडिल एडल्टहुड, यानी 40 से लेकर 65 साल के बीच में किस तरीके के एजिंग इश्यूज और चैलेंजेस आते हैं। मिडिल एडल्टहुड एक ट्रांजिशनल फेज होती है जो यंग एडल्टहुड और ओल्ड एज के बीच में होती है। इस दौर में फिजिकल, इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स में काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? इस उम्र में बालों का रंग ग्रे या वाइट होने लगता है, दांत पीले पड़ सकते हैं, रिंकल्स आते हैं और स्किन धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। हियरिंग और विजन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। हियरिंग लॉस आम बात है इस एज में, खास तौर पर हाई पिच्ड साउंड्स में, और ये मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। विजन भी डिक्लाइन होता है जिससे बेहतर विजिबिलिटी के लिए ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत पड़ती है इस एज में। हेल्थ भी कमज़ोर होता है। क्रॉनिक इलनेस जैसे हार्ट डिजीज़ और कैंसर इस दौर में आम होते हैं। हेल्थ रिस्क जेंडर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। मेल जो होते हैं ज़्यादातर हार्ट डिजीज़ के लिए प्रभावित होते हैं, जबकि जो लेडीज़ हैं वो अर्थराइटिस और कुछ कैंसर जैसे इश्यूज़ का सामना कर सकती हैं। स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन, मसल स्ट्रेंथ घटने लगती है क्योंकि कुछ मसल मास फैट से रिप्लेस हो जाते हैं। इससे फ्लेक्सिबिलिटी और रिएक्शन टाइम स्लो हो जाते हैं। सेक्सुअलिटी में क्या आता है? औरतें मेनोपॉज का सामना करती हैं जो उनके चाइल्ड बेयरिंग ईयर्स का एंड होता है, यानी अब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती।
मेल जो होते हैं अब भी फर्टाइल होते हैं, लेकिन उनकी फर्टिलिटी घट सकती है। डिजीज़ प्रीवलेंस, तो इस दौर में आमतौर पर डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और कैंसर जैसे कॉमन डिजीजेस दिखने लगते हैं, जो सालों के एक्यूमुलेशन के बाद मैनिफेस्ट होते हैं। रिलेशनशिप्स इन मिडिल एडल्टहुड। मिडिल एडल्टहुड में बहुत से लोग शादीशुदा होते हैं या बिना शादी के एक साथ रहते हैं। मैरिटल सेटिस्फैक्शन अक्सर एक यू कर्व जैसा होता है। शादी के पहले सालों में सबसे ज़्यादा, फिर बीच में थोड़ी कमी और बाद में फिर से बढ़ने लगती है। उसके बाद आता है डाइवोर्स। कभी कभी रिलेशनशिप चैलेंजेस फेस करते हैं लोग, जिससे डाइवोर्स हो सकता है। ये क्राइसिस अलग होना या इनकॉम्पैटिबिलिटी के कारण होता है लोगों के बीच में। उसके बाद लव। इस उम्र में प्यार इवॉल्व होता है, जिसमें पैशन, इंटीमेसी और कमिटमेंट शामिल होते हैं। बहुत से मिडिल एज्ड कपल्स कॉम्पेनियनेट लव का अनुभव करते हैं, जो डीप कमिटमेंट और इंटीमेसी के साथ होता है, लेकिन पैशन थोड़ा कम होता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में म्यूचुअल कमिटमेंट, इमोशनल सपोर्ट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होते हैं। अब फ्रेंडशिप कैसा होता है मिडिल एडल्टहुड में? दोस्ती इस दौर में इसेंशियल सपोर्ट और कॉम्पेनियनशिप प्रदान करती है, लेकिन मिडिल एडल्ट्स के पास ज़्यादा दोस्त नहीं होते, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। इस स्टेज पर फ्रेंडशिप की क्वालिटी अक्सर सुधर जाती है, यानी जो दोस्त बनते हैं वो अच्छे बनते हैं, जिससे डीपर कनेक्शंस बनते हैं। पेरेंटिंग एंड चिल्ड्रन। बहुत से मिडिल एज एडल्ट्स अपने टीनेजर्स को रेज कर रहे होते हैं, जो दोनों जनरेशन्स के लिए आइडेंटिटी और जनरेटिविटी की तलाश में इमोशनल क्राइसिस का कारण बन सकता है। उसके बाद मिड लाइफ क्राइसिस। ये क्या होता है? बच्चों का एडल्टहुड में ट्रांजिशन होने पर मिडिल एडल्ट्स अपने एजिंग और पर्सनल ग्रोथ पर मिड लाइफ रिफ्लेक्शंस करते हैं। एडल्ट चिल्ड्रन रिलेशनशिप्स। मिडिल एडल्ट्स अपने बड़े बच्चों के साथ करीब रिश्ते बनाए रखते हैं, अक्सर इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं उनको। रिलेशनशिप्स विथ पेरेंट्स। मिडिल एडल्टहुड में किस तरीके से एक रिलेशनशिप होता है पेरेंट्स के साथ? तो पेरेंट्स के साथ एक अफेक्शनेट बॉन्ड होता है। इस टाइम पे बहुत से मिडिल एडल्ट अपने पेरेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाए रखते हैं, और उनकी गलतियों को जल्दी माफ़ भी कर देते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। केयरिंग फॉर एजिंग पेरेंट्स। मिडिल एडल्ट्स को एजिंग पेरेंट्स की देखभाल का चैलेंज फेस करना पड़ता है, जिससे उनकी खुद की लाइफ और केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बैलेंस बनाना होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अक्सर डॉटर्स के ऊपर या डॉटर्स इन लॉ पर डाल दिया जाता है, जिससे पेरेंट्स की डेथ के बारे में मिक्स्ड फीलिंग्स होती है सभी की। कंक्लूजन क्या होता है इसका? मिडिल एडल्टहुड एक कॉम्प्लेक्स स्टेज है, जो सिग्निफिकेंट फिजिकल चेंजेस, इवॉल्विंग रिलेशनशिप्स और हेल्थ इश्यूज और केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नेविगेट करने की चैलेंजेस से भरी होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम क्वालिटी, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल वेलबींग बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है इस टाइम पे। अब आता है एजिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस इन लेट एडल्टहुड, यानी कि 65 साल के बाद क्या क्या एजिंग इश्यूज और चैलेंजेस होते हैं। एल्डर केयर का मतलब होता है फ्रेल एल्डरली इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग सर्विसेज प्रदान करना। तो एल्डर केयर के बारे में ये लोग पता करते हैं इस एज में, जो लेट एडल्टहुड में होते हैं। इसमें मील्स, सोशलाइजेशन, पर्सनल केयर, हाउसकीपिंग, रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ और एडल्ट डे केयर शामिल होता है। फिजिकल चेंजेस विथ एज। क्या क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं? जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, उनकी फिजिकल डिफरेंसेस बढ़ जाती हैं, जो उनकी अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस के कारण होती है। रेट ऑफ एजिंग कैसे होती है? क्रोनोलॉजिकल जो एज होती है वो बायोलॉजिकल एज को नहीं दिखाता। लाइफस्टाइल और हेल्थ हैबिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि आप जो है किस तरीके का खान पान करते हैं, कैसी आपकी लाइफस्टाइल है, उससे आपका रेट ऑफ एजिंग अलग अलग हो सकता है। बॉडी चेंजेस क्या होते हैं? मसल्स और टिश्यूज़ इलास्टिसिटी खोते हैं, हार्ट की एफिशिएंसी कम होती है, बोन्स वीक होते हैं और मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। कि फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं इसमें? सबसे पहले रिंकल्स, कोलेजन और इलास्टिन के ब्रेक डाउन होता है, जिससे स्किन लेस सपल और सैजिंग हो जाती है, यानी रिंकल्स पड़ जाते हैं स्किन पे। ड्राई स्किन हो जाता है, ऑयल और स्वेट प्रोडक्शन कम होने से स्किन ड्राई होती है, जो रिंकल्स को और एम्फेसाइज करता है। एज स्पॉट्स, सन एक्सपोजर से डार्क स्पॉट्स डेवलप होते हैं, जो एक्सेस मेलानिन प्रोडक्शन से होता है। ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। 60 साल से ज़्यादा के जो एडल्ट्स होते हैं वो ओवरवेट होते हैं या ओबीस होते हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ जैसे कंडीशन का कारण बनता है।
डाइटरी रिकमेंडेशंस यानी क्या क्या उनको खाना चाहिए। कैलोरी और अल्कोहल इंटेक को कम करना चाहिए। इसमें हेल्दी फैट्स जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को बढ़ाना चाहिए और ट्रांस फैट से बच के रहना चाहिए। कॉमन हेल्थ इश्यूज क्या क्या आते हैं लेट एडल्टहुड में? अर्थराइटिस, लगभग आधा एल्डरली पॉपुलेशन इससे प्रभावित होता है। प्रिवेंशन में रेगुलर एक्सरसाइज और वेट मैनेजमेंट शामिल है, यानी रेगुलर एक्सरसाइज और वेट आप मैनेज करते हैं तो अर्थराइटिस से बच सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ये फीमेल में 50+ एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। हेल्दी बिहेवियर्स और वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस से इसको कम किया जा सकता है। कैंसर, एज के साथ कैंसर का रिस्क बढ़ता है। रेगुलर स्क्रीनिंग जैसे प्रोस्टेट और लंग कैंसर के लिए रिकमेंड किए जाते हैं, यानी रेगुलर चेकअप्स, रेगुलर स्क्रीनिंग्स कराते रहना चाहिए इस एज में। सेंसरी लॉस, सेंसेस के लॉस भी होते हैं। सबसे पहले विजन, एज रिलेटेड आई डिजीजेज जैसे मैकुलर डिजेनरेशन और ग्लाउकोमा आम है इस टाइम पे। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट्स इसमें मददगार हो सकते हैं इसको टेक केयर करने में। हेयरिंग लॉस भी होता है इस एज ड्यूरेशन में, तो हेयरिंग लॉस क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है और ये अक्सर लाउड साउंड्स एक्सपोजर से बढ़ता है। मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, मेंटल एक्टिविटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अल्जाइमर्स डिजीज़ एक सिग्निफिकेंट कंसर्न होता है इस टाइम पे। डिप्रेशन अक्सर एल्डरली में ओवरलुक होता है, यानी वो डिप्रेस्ड होते हैं तो कोई उनको ध्यान नहीं देता। ये समझना ज़रूरी है कि ये एजिंग का नेचुरल पार्ट नहीं है। रिटायरमेंट से फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस हो सकती है जो डिप्रेशन और सुसाइड रेट्स को बढ़ा सकता है। तो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को देखना। जो मिडिल एडल्टहुड में हैं उनको ध्यान रखना अपने पेरेंट्स की इन सब फीलिंग्स का। समरी क्या है इसका? एजिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो हेल्थ, लाइफस्टाइल और इमोशनल फैक्टर से अफेक्ट होता है। इन चैलेंजेस को समझना एल्डरली के लिए इफेक्टिव केयर और सपोर्ट प्लान करने में हेल्प करता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे पूरा कंक्लूजन जो है समझ में आ जाएगा। तो इस चैप्टर के अंत में ये समझना ज़रूरी है कि एजिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो फिजिकल, इमोशनल और सोशल चेंजेस को साथ लाता है। लेट एडल्टहुड के दौरान एल्डरली लोगों को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे हेल्थ इश्यूज और मेंटल वेलबींग। एल्डर केयर सर्विसेज इनकी ज़रूरतों को पूरा करने में मददगार होता है और सही न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज से उनकी हेल्थ सुधारी जा सकती है। मेंटल हेल्थ को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सोशल कनेक्शंस और मेंटल एक्टिविटी से इमोशनल स्ट्रेंथ बनाए रखना ज़रूरी है। अगर हम ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं जो एक्टिव एजिंग को सपोर्ट करे तो एल्डरली लोग अपने गोल्डन ईयर्स को खुशी से गुजार सकते हैं। इन चैलेंजेस को समझने से हम उन्हें बेहतर सपोर्ट दे सकते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी जो है बेहतर हो सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की चैलेंजेस इन एजिंग प्रोसेस, अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एज और ओल्ड एज में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे इश्यूज़ होते हैं। तो ये सब था उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में और आपकी स्टडीज़ में आपको हेल्प करेगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरी मेल ID pxmonks@gmail.com पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जहाँ सिर्फ 9 रुपये पर पेज पे करके आप ये नोट्स ले सकते हैं। आपने मेरी बात को इतनी ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रॉम PX Monk। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। सो कीप लिसनिंग एंड कीप लर्निंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।